हाय विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी दिगंत भाग 2 से थर्ड चैप्टर यानी संपूर्ण क्रांति को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए ताकि क्लास को शुरू किया जाए और बिल्कुल अच्छे से ये जो संपूर्ण क्रांति जो आपका ये अध्याय है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके लेखक जो है जयप्रकाश नारायण जी, उनके बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद जो है चला जाएगा पाठ के ऊपर। तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं सेशन को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और लोग ओमेगा ऑनलाइन क्लास पे जुड़ सकें, और प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले जो लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी, तो इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं, यानी लेखक के परिचय को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसके लेखक कौन है भाई? तो जयप्रकाश नारायण जी। उन्होंने संपूर्ण क्रांति अध्याय लिखा, ठीक ना। और इनका जो जन्म है वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जन्म की स्थान कहाँ था? यानी जन्म स्थान जो है वह था सिताब दियरा गांव, बिहार। बिहार का एक गांव है सिताब दियरा, चूँकि ये यूपी और बिहार की बॉर्डर में पड़ता है, ठीक ना। और इनकी निधन की बात किया जाए तो निधन जो है इनका 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी। पुकार का नाम, यानी होता है ना किसी किसी लोगों का जो है पुकार का नाम होता नहीं है, जिस नाम से लोगों को पुकारा जाता है, तो इनका भी एक पुकार का नाम था। यानी जिस नाम से इनको पुकारा जाता था, तो बचपन में इनको लोग बाउल कहते थे। क्या कहते थे? बाउल। और वहीं जब ये बड़े हो गए तो इनको जेपी के नाम से पुकारा जाने लगा। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। इनकी माता का नाम था फूलरानी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, माता जी का नाम फूलरानी था। और इनके पिताजी थे हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। ये दो बार हो गया है, हर्षु दयाल नाम था। अब देखिए इनके बारे में कुछ और तथ्य है। तथ्य यह है कि सन 1929 में जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है। और 1998 में जो है जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। इसको आप लोग याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछता है कि जयप्रकाश नारायण को कब जो है भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो 1998 में 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये जो भाषण दिए थे ना, उसी का संक्षेप रूप आपके पुस्तक में संपूर्ण क्रांति अध्याय के नाम से है। यानी हम लोग जो अध्याय पढ़ रहे हैं आज संपूर्ण क्रांति, तो ये कहाँ से आ गया है? यह आया है 5 जून 1974 में, जब जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में नौजवानों को संबोधित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, वहीं से ये निकल कर आया है, ठीक ना। संपूर्ण क्रांति अध्याय क्या है? एक संभाषण है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है अध्याय का नाम लेकर कि यह अध्याय क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि संपूर्ण क्रांति अध्याय एक संभाषण है, ठीक है ना, यानी भाषण का ही एक भाग है। ओके, इतना बात हम लोग को पता चल गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो है संपूर्ण क्रांति अध्याय के सारांश को। सारांश डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सारांश में हर एक चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सारांश का मतलब है कि संक्षेप रूप, ठीक ना। तो हम लोग संक्षेप रूप में देखेंगे, लेकिन डीपली इसका नॉलेज आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि जो है यह अध्याय क्या है? एक संभाषण है जो 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी भाषण दिए और वहीं से ये बाहर निकल कर आया हुआ था। चलिए, अब यहाँ पे सारांश है। प्रस्तुत पाठ जयप्रकाश नारायण के अभिभाषण का संपादित अंश है। यानी यह जो पाठ है संपूर्ण क्रांति, यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए भाषण का एक छोटा सा अंश है। इसमें युवाओं तथा छात्रों में राजनीति के उच्चतम आदर्शों और मूल्य को स्थापित करने की क्षमता है। यानी जो भाषण जयप्रकाश नारायण जी दे रहे थे, उस भाषण का मेन मकसद क्या था? उसका मेन मकसद था कि जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा लोग हैं, इन लोगों के बीच
जो है राजनीति के उच्चतम आदर्श को बताना, ठीक ना, और उसके मूल्य को स्थापित करना, ठीक ना। यही उनका मेन मकसद था कि जितने भी ये जो युवा पीढ़ी लोग हैं जो अभी तक आगे नहीं आए हैं, वे लोग क्या करें, वे लोग आगे आए, ठीक ना, वे प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लें। इनका मकसद यही था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण युवाओं को संबोधित कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया कि 5 जून सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी खड़े थे और लाखों करोड़ों की संख्या में जो युवा थी, जो जनता थी, उनको घेर रखी थी। मतलब घेर रखने का मतलब है कि उनकी भाषण को सुनने आए थे, ठीक ना। और जयप्रकाश नारायण जी उन युवाओं को, उन जनता को संबोधित कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। नारायण जी देश के युवाओं से अपील कर रहे थे, यानी देश की जितनी युवा पीढ़ी है उन सभी लोगों से वे अपील कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि वे गरीबी, भूख, अशिक्षा, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए जागरूक हों। यानी जेपी जी जब पटना के गांधी मैदान में जब भाषण दे रहे थे तो वह जितने भी वहाँ के जो युवा वर्ग के जो लोग थे ना, उन सभी लोग से कह रहे थे कि देश में व्याप्त जितनी भी गरीबी है, भूख है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, इन सभी समस्याओं को क्या करना है, दूर करने के लिए आप लोग जो है प्रयास कीजिए, आप लोग जागरूक होइए। क्योंकि समाज में ये जितनी भी गरीबी, भूख, भ्रष्टाचार, ये समस्या ऐसी हैं जो समाज को दीमक की तरह खा रही हैं, और इसके लिए, इसको दूर करने के लिए आप सभी युवा वर्ग को सामने आना पड़ेगा। यह जो है भाषण दे रहे थे, लोगों को ऐसा अपील करते, समझा रहे थे। और संगठित होकर, यानी जितने भी ये युवा वर्ग है जो बिखरे हैं, जो अलग अलग है, इनको संगठित होना है। यानी इनको एक साथ आकर आंदोलन के माध्यम से क्या करना है, सभी लोगों को एक साथ एक ग्रुप में आना है, एक संगठन बनाना है, और एक साथ आने के बाद आंदोलन करना है, और आंदोलन के माध्यम से जनता को सरकार के संवेदनहीन नीतियों के खिलाफ जागृत करें। यानी क्या कर रहे थे जेपी जी? जेपी जी उन युवाओं से, नौजवान लोगों से कह रहे थे कि आप सभी लोग संगठित होइए, यानी एक ग्रुप में आइए, एक संगठन बनाइए, और उस संगठन के माध्यम से आप जो है सरकार के द्वारा बनाए गए जितनी नीतियां हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति आप जो है जागृत होइए, उसके खिलाफ खड़े होइए कि आखिर सरकार नीतियां तो बनाती है लेकिन उस पर किसी प्रकार का अमल नहीं करती है, उस पर किसी प्रकार का कार्य नहीं करती है। यानी नीतियां सिर्फ कागजों में दब कर रह जाती है, ठीक ना, उस पर कोई अमल नहीं होता है। तो जनता से, जो युवा वर्ग से जयप्रकाश नारायण जी अपील कर रहे थे कि प्लीज़ आप सभी लोग जागृत होइए, जगिए और इसके प्रति अपना आवाज़ उठाइए। वह चुनाव में भारी भरकम खर्च का विरोध करते हैं। जेपी जी यह भी मानते हैं, जेपी जी कहते थे, जयप्रकाश नारायण जी, कि चुनाव में जो इतनी बड़ी प्रचार प्रसार के लिए जो भारी भरकम खर्च है वे अच्छा नहीं है। उनका कहना था कि चुनाव में जो भारी भरकम जो रुपए, पैसे, संपत्ति जो खर्च की जाती है, इससे देश की विकास की गति धीमी होती है, ठीक ना। और यह भी मानते थे कि इन खर्चों से, जो भारी भरकम खर्च किए जाते हैं चुनाव के समय, इन खर्चों से भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पनपता है। यानी भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, कालाबाजारी होने लगता है, ठीक ना। ऐसे अवसर जो है उत्पन्न होने लगते हैं इन खर्चों के कारण। वे छात्रों से उम्मीद करते हैं कि चुनाव होने की दशा में यह छात्र व जन संघर्ष समितियां जो दलविहीन होगी, सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनेंगे। और जेपी जी का कहना था कि जितने भी छात्र लोग यहाँ पे हैं, और मैं देश के सभी छात्रों से आह्वान करता हूँ कि जितने भी छात्र हैं उनसे मेरा उम्मीद है कि वे लोग और ये जो जन संघर्ष की समितियां हैं, जो समितियां हैं, वे दोनों लोग एक साथ आ जाएं। दलविहीन, यानी कोई जो है दलविहीन होगी, इनका कोई एक मतलब दल नहीं बनेगा, लेकिन ये जब सभी छात्र और जन संघर्ष समितियां ये मिलकर जो है क्या करेंगी, अपना सर्वसम्मति से, यानी दोनों लोग सहमति बनाएंगे और सहमति बनाने के बाद एक उम्मीदवार चुनेंगे।
यानी एक अच्छा सा उम्मीदवार चुनेंगे। कौन कौन? तो छात्र लोग और समितियां मिलकर। जयप्रकाश जी भाषण में बताते हैं कि इंदिरा गांधी से उनका कोई निजी विरोध नहीं है, यानी उनका ये भी कहना था कि मेरा इंदिरा गांधी से कोई निजी विरोध नहीं है, यानी जो है व्यक्तिगत रूप से कोई विरोध नहीं है, उनके द्वारा बनाई गई नीतियों से है। जेपी जी का मानना था कि इंदिरा गांधी ने जो भी नीतियाँ बनाई ठीक ठाक था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि उनसे मेरा पर्सनल कोई विरोध नहीं है, पर्सनल मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भी नीतियाँ इंदिरा गांधी बनाई उनके बनाई गई नीतियों से मेरा विरोध है, आपत्ति है। ठीक ना, ये बात जेपी जी कहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि उनका विचार बहुत सारे मुद्दों पर जवाहरलाल नेहरू से भी नहीं मिलता। यानी जेपी जी ये भी कहते थे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसी नीतियाँ हैं, बहुत सभी ऐसे जगह हैं जहाँ पे जेपी जी की विचार जवाहरलाल नेहरू से भी नहीं मिलता था। ठीक ना, मानते थे जेपी जी कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसी नीतियाँ हैं जहाँ पर जेपी जी जो है जवाहरलाल नेहरू को गलत ठहराते थे कि यह काम जवाहरलाल नेहरू ने उचित नहीं किया। जयप्रकाश नारायण जी गांधी जी की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं, यानी यहाँ पे जेपी जी जो है गांधी जी की विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि वे अपने सामने विरोध कर देने के बावजूद वे सहज रहते थे, बाद में विरोधी को एकांत में प्रेम पूर्वक समझाते थे। यानी जेपी जी कहते हैं महात्मा गांधी की विशेषता को बताते हुए कि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिनके सामने उनका विरोधी जो है विरोध कर देता था, फिर भी उसके बावजूद वे बिल्कुल शांत रहते थे, कुछ कहते नहीं थे, लेकिन बाद में मौका मिलने पर जो है गांधी जी उस विरोधी को एकांत में ले जाकर प्रेम पूर्वक समझाते थे, बिल्कुल प्रेम से समझाते थे। ठीक ना, ऐसा व्यक्तित्व था गांधी जी का। अपने भाषण के दौरान वे अपने छात्र जन के बारे में भी बताते हैं कि आईएससी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। यानी अपने भाषण के दौरान जेपी जी ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने आईएससी पास की, और आईएससी पास करने के बाद भारत में हिंदू विश्वविद्यालय जैसे जो है विश्वविद्यालय होने के बावजूद, यानी कॉलेज होने के बावजूद भी उन्होंने भारत में अपनी पढ़ाई हिंदू विश्वविद्यालय से नहीं की, और उन्होंने अमेरिका जाना उचित समझा और वहीं से पढ़ाई पूरी की। जिसका कारण उन्होंने भी बताया कि कारण था कि हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेज़ों के फंड से चलता था। यानी जो बीएचयू था ना, बीएचयू जिसे हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, बनारस यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, तो उस समय बनारस यूनिवर्सिटी या बीएचयू या हिंदू विश्वविद्यालय जो कहिए, वह अंग्रेज़ों के फंड से चलता था। और ये जो जेपी जी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों के फंड से चलाए गए यूनिवर्सिटी से मैं अपना पढ़ाई पूरा करूं। उसने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे दिक्कत सहे, लेकिन उन्होंने बीएचयू में जाना पसंद नहीं किया। उन्होंने अमेरिका में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने वेटर का काम किया, बर्तन साफ़ किए, लोहे के कारखाने में भी काम किया, बागान में भी काम किए थे, जिसका जिक्र यहाँ पे मैं नहीं किया था। यानी वे वेटर के रूप में काम किए होटलों में, यहाँ तक कि बर्तन भी साफ़ किए, लोहे के कारखाने में काम किया था, बागानों में भी काम किए थे। कब? जब अमेरिका में पढ़ाई पूरी कर रहे थे। और ये भी था कि जब वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो उसके दौरान जब उनके सोने की बात आती थी तो 2 लोग 3 लोग मिल के एक ही खटिया पे, चरपाई पे वो लोग सोते थे। इतनी दिक्कत थी उसमें, फिर भी इतनी दिक्कत के बावजूद उन्होंने अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी की। ठीक है, उसने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान तो हो गया, इतनी कठिनाई से अपनी पढ़ाई पूरी की, यानी इतनी कठिनाई से जेपी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। और भाषण के दौरान बहुत सारे अपने लेखक मित्रों का भी जिक्र किया जिनसे उनके संबंध अच्छे थे। यानी जेपी जी अपने भाषण के दौरान ये भी बताते हैं कि बहुत सारे उनके लेखक भी मित्र थे जिनसे उनके संबंध अच्छे थे, जो जयप्रकाश नारायण के विचार से सहमत है। यानी जेपी जी कहते हैं कि मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कवि हैं, जो लेखक हैं, और कहीं ना कहीं वे सभी लोग मेरे विचार से सहमत हैं, राजी हैं। वह युवाओं से चाहते थे कि वे आगे आए। जेपी जी कहते थे युवाओं से कि आप लोग आगे आइए, उनके साथ खड़े हों। ठीक है ना,
जेपी जी का विचार था कि सभी जो देश की जितने भी युवा वर्ग की जो पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, वह सभी लोग आगे आएँ और उनके साथ खड़े हो। जब प्रकाश नारायण यह बताते हैं कि सभी चुनाव में गरीबी कम करने की बात की जाती है, परंतु कुछ सालों में गरीबी और बढ़ी है। कहने का मतलब कि जेपी जी यह मुद्दा भी उठाए थे कि बहुत सारे चुनाव हुए और उन सभी चुनाव में यह जो है प्रस्ताव किया जाता है, यह वादा किया जाता है सभी चुनाव में कि गरीबी कम किया जाएगा, गरीबी कम करने का विचार किया जा रहा है, कम किया जाएगा, लेकिन सिर्फ यह चुनावों तक सीमित हो जाता है। चुनाव के आगे इसका मुद्दा आगे बढ़ता ही नहीं है। चुनाव के बाद बहुत सारे वर्षों में, सालों में यह देखा गया है कि गरीबी और बढ़ने लगी है। इस तरह से जयप्रकाश नारायण आम जनता को संबोधित कर रहे थे और युवाओं की आंखें खोल रहे थे, और इस तरह से जेपी जी जो है जनता को गांधी मैदान में संबोधित कर रहे थे और उनकी आंखों को खोल रहे थे। ठीक ना, यानी ये था आपका जो है समरी। इसके बाद हम लोग इसके जो सारांश है इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखिए सारांश में ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जेपी जी का मानना ये भी था कि बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो एकदम ग्राउंड लेवल पर होता है। जैसे बहुत सारे पुलिस होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर ऐसे होते हैं जिसमें भ्रष्टाचार पाए जाते हैं। तो जेपी जी के कहने का अर्थ ये भी था कि जितने भी भ्रष्टाचार फैले हुए हैं उन सभी स्तर तक जो है लोगों को, नौजवान को, यानी ये जो नई युवा पीढ़ी है उनको पहुंचना चाहिए और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। ठीक ना, इसके विरोध में थे जेपी जी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, बापू नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? यानी बापू और नेहरू जी की किस विशेषता का उल्लेख जेपी जी ने अपने भाषण में किया था? तो उत्तर है बापू और नेहरू क्रमशः लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता है। जेपी जी कहते थे कि बापू जी यानी गांधी जी और नेहरू जी दोनों लोग लोकप्रिय नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, और सत्तासीन होने के बावजूद अपने विरोधियों के प्रति वैर नहीं रख पाते थे। यानी जितने भी ये गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये तो राष्ट्रीय नेता थे ही, लेकिन अपने सामने जो है सत्ता पे होने के बावजूद अगर इनके सामने कोई इनका विरोध कर देता था तो ये लोग उसको बुरा नहीं मानते थे। ठीक ना, उससे बैर नहीं रखते थे। जयप्रकाश नारायण गांधी जी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि अपने सामने विरोध कर देने के बावजूद भी सहज रहते थे, बाद में विरोधी को प्रेम पूर्वक समझाते थे। इसी तरह नेहरू जी भी पराराष्ट्र नीतियों से जयप्रकाश जी के विरोध के बावजूद उनकी भातृत्व स्नेही रखते थे। कहने का मतलब है कि जेपी जी कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण से भी जवाहरलाल नेहरू से भी उनका कोई व्यक्तिगत जो है विरोध नहीं था। यहाँ तक कि जब जेपी जी बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थीं जो जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उनसे यानी जवाहरलाल नेहरू से जेपी जी का भाई का नाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद होगा, साम्यवाद में कैसा संबंध है? यानी दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब होता है एक साथ चलना, तो दूसरे के क्या है? पूरक है। यानी जहाँ पे दलविहीन लोकतंत्र होगा वहीं पे साम्यवाद भी होगा। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार और मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के प्रमुख सिद्धांतों में है। उसके अनुसार जैसे जैसे समाज साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेट की क्षय होता जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर जो है दलविहीन लोकतंत्र जैसे जैसे जो है समाज की साम्यवाद की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेट क्या होगा? स्टेट खत्म होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी बचेगी। यानी एक अंत में एक ऐसी सोसाइटी बचेगी जहाँ पे कोई स्टेट नहीं होगा। यह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, यानी जो समाज है यह बिल्कुल लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और यह लोकतंत्र निश्चित ही दलविहीन होगी। स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनाता है तो यह शायद ही दलित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? यानी देखिए एक बात और समझ लीजिए, जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका पढ़ने गए थे ना तो उनको जो है बहुत सारे लोग
अमेरिका के मित्र बताते थे और डेमोक्रेसी के शत्रु बताते थे, ठीक ना। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु कौन है? उत्तर है जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के अंतर्गत व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने, समूह या संगठन बनाने, शांतिमय विरोध करने, प्रदर्शन करने की पूरी संवैधानिक आज़ादी है। जेपी जी कहते थे कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो विरोध कर सकता है, शांतिमय तरीके से संगठन बना सकता है, शांतिमय तरीके से बिल्कुल जुलूस निकाल सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इन लोगों पे जो शांतिमय तरीके से संगठन बनाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, इनके ऊपर जो लोग लोकतंत्र का प्रयोग करते हुए जो लोग बाधा डालते हैं, इन शांतिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी कराते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं, गोलियां चलाते हैं, वे लोग लोकतांत्रिक का मूल्यों का हनन करते हैं और ऐसे लोग डेमोक्रेसी के शत्रु हैं। कहने का मतलब है कि भारत में यह आज़ादी है कि कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है शांति रूप से, कोई भी व्यक्ति किसी का विरोध शांति रूप से कर सकता है, कोई भी व्यक्ति शांति रूप से किसी भी धारणा का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन शांति रूप से। अगर ऐसा कर रहा है और उसके ऊपर दूसरे लोग अगर किसी प्रकार के गिरफ्तारी करवाते हैं, लाठीचार्ज करवाते हैं, गोलियां चलवाते हैं, तो ऐसे लोग डेमोक्रेसी के शत्रु माने जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे? इसका आंसर है, नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का विचार था कि आंदोलन का संचालन देश के युवा करे। यानी नेतृत्व के संबंध में जेपी जी कहते थे कि मैं चाहता हूं कि ये जो देश की जो नौजवान लोग हैं वे लोग देश का संचालन करें, वही लोग देश को चलाएं तथा वर्गीय लोग उनका मार्गदर्शन करें, और ये जो जितने भी बूढ़े पुराने लोग हैं वे लोग सुझाव दें, मार्गदर्शन करें युवाओं को कि किस तरह से देश को चलाना है। क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग, युवा के अंदर वह विल पावर होता है, वह शक्ति होती है, कुछ करने का इच्छा होता है, ठीक ना। तो वे लोग एक जोश जुनून के साथ काम करेंगे तो देश अच्छे रूप से विकास करेगा और तीव्र गति से विकास करेगा। जबकि बूढ़े लोगों में इतनी इच्छा शक्ति नहीं होती है, इतना वो लोग कर्मठ नहीं होते हैं, ठीक ना। तो वे लोग तभी क्या होता है, विकास धीमी गति से चलता है। और फिर कहते हैं, युवा वर्ग देश से गरीबी, भूख, अशिक्षा, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को दूर करने के लिए प्रति वैचारिक जागरूकता तथा संगठनात्मक भावना का विकास आंदोलन के माध्यम से जनता में करे तथा उसे सरकार के संवेदनहीन नीतियों के खिलाफ जागृत करे। और जेपी जी ये भी कहते थे कि ये जितने भी देश के युवा लोग हैं वे लोग क्या करें, वो लोग संगठन के माध्यम से जागरूकता फैलाएं लोगों में, और जितने भी अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी ये जो फैला हुआ है उसे दूर करने का प्रयास करें, और सरकार की ऐसी नीतियाँ जो संवेदनहीन हैं, यानी नीतियाँ तो बनाई गई हैं लेकिन काम नहीं कर रही हैं, ऐसी नीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। यानी हमें तो व्यक्ति से नहीं नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, प्रसंग स्पष्ट करें। यानी यह एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति आंदोलन में विरोध अक्सर सत्ता की अदूरदर्शी नीतियों और देश की जमीनी सच्चाई के बीच अंतर विरोध से उपजता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय जो समाज है ना, ये जो राष्ट्रीयता है या ये कहें राजनीति में, कहीं ना कहीं एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच विरोध तो होता रहता है, चाहे किसी नीति को लेकर हो जाए या चाहे देश की जो विकास है या अदूरदर्शी नीतियों के कारण हो जाए, ठीक ना। तो इसके प्रति लफड़ा तो चलता ही रहता है, विरोध होता रहता है। जयप्रकाश जी अपने भाषण में बताते हैं कि इंदिरा गांधी से उनका कोई निजी विरोध नहीं है, यानी इंदिरा गांधी से उनका कोई पर्सनल विरोध नहीं था, बल्कि एक शासक के रूप में, एक राजनीतिक तौर पे एक नेता के रूप में उनके द्वारा बनाई गई नीतियों से, यानी जो भी नीतियाँ इंदिरा गांधी ने बनाई थी उनके द्वारा बनाई गई नीतियों से जेपी जी को दिक्कत था, उनका विरोध था। जवाहरलाल नेहरू से मधुर संबंध होने के बावजूद उनकी अंग्रेज, तिब्बत और चीन के प्रति पराराष्ट्र के विरोधी थे। यानी इतने अच्छा व्यवहार होने के बावजूद, जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छा व्यवहार था जेपी जी का, फिर भी उसके बावजूद भी जेपी जी ने अंग्रेज,
तिब्बत और चीन की ऐसी नीतियाँ के प्रति जो नीतियाँ बनाई गई थी, उस नीतियाँ के प्रति जेपीजी जो है जवाहरलाल नेहरू के विरोध में थे। वह कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू ने इन नीतियों को जो है बनाकर अच्छा काम नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री के तत्कालीन कश्मीर नीति पर भी विरोध करते थे। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बनाई गई जो कश्मीर से संबंधित जो नीति थी, उसके ऊपर भी जो है जेपीजी ने अपना विरोध जाहिर किया था। छठा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपीसी सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? यह अभी मोरल क्वेश्चन है। देखिए, तत्कालीन समय में जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार की प्रमुख जड़ चुनावी खर्चों को मानते थे। यानी उस समय जब जयप्रकाश नारायण थे तो वे मानते थे कि जो है भ्रष्टाचार का मुख्य कारण जो है चुनाव में भारी भरकम खर्च का कारण है। उनका मानना था कि एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाया जाता है और समाजवाद का नारा लगाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया में भारी भरकम खर्च की जाती है। सही बात है। जेपीजी कहते भी थे कि एक तरफ चुनाव में यह नारा लगाया जाता है कि गरीबी को हटाना है, समाजवाद को बढ़ाना है, ठीक ना, लेकिन दूसरी तरफ वहीं जो है चुनाव में भारी भरकम पैसे खर्च किया जाता है, जिसके कारण गरीबी, भ्रष्टाचार और तस्करी जैसे या कालाबाजारी जैसे जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने खर्च के लिए कालाबाजारियों से धन उगाता है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव के समय कालाबाजारी से अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, धन बना लेते हैं। उन्हें राजनीतिक संरक्षण का आश्वासन देता है और ऐसे समय में जो राजनीति है वो क्या करता है, उन कालाबाजारियों को कहता है कि ठीक है तुम कालाबाजारी करो, लेकिन कुछ पैसा हमें दे दो ताकि तुम्हारा जो ब्लैक मनी है वाइट हो जाए। अब देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो चुनाव के समय क्या होता है, वे लोग कुछ पैसा दे देते हैं पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिशियन लोग जो है पैसा लेकर उनके मनी को ब्लैक मनी से वाइट मनी करा देते हैं, ठीक ना। फिर एक कालाबाजारी करने वाले वर्ग आम जनता से विभिन्न तरीके से धन वसूलता है, राष्ट्रीय संपत्ति का दोहन करता है। इस धन का कोई हिसाब किताब नहीं होता और ऐसे में अनकाउंटेड मनी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। जेपीजी कहते हैं कि यह जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, ये लोग आम जनता से किसी न किसी तरीके से धन वसूलना शुरू कर देते हैं और ऐसे में राष्ट्रीय संपत्ति के दोहन होती है और इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता है। और ऐसे में जो अनकाउंटेड मनी, यानी ऐसी मनी जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगता है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आप लोग को क्लियर है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग क्लास में रहिएगा और प्लीज़ आप सभी लोग सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो लोग हिंदी का इकोनॉमिक्स का क्लास करना चाहते हैं, उनका क्लास रात को 9 बजे से 9:30 तक चलेगा। थैंक यू, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।